श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग बहुत ही आवश्यक और अष्टकारक समय के निर्धारण करने में बहुत ही सहायक है। अर्धयामीश और यमदंडेश, ये दो शब्द संभवतः है कुछ ज्योतिष प्रेमियों के लिए नए होंगे, लेकिन इनका जानना किसी भी ज्योतिष जिज्ञासु के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्धयामीश और यमदंडेश का अरिष्ट प्रदान करने में, सफलता से फलादेश करने में सहायक सिद्ध होता है। अर्धयामीश और यमदंडेश का पता की अरिष्ट चक्र में देखा जाता है कि लग्न पर, लग्नेश पर या चंद्रमा पर यदि इन दोनों का वेद हो और इनके अलावा किसी पाप ग्रह का वेद हो तो प्रबल बालाष्ट बनाता है। भले ही लग्न में लग्नेश हो, अष्टम में अष्टमेश हो और केंद्र में शुभ ग्रहों की स्थिति हो, बालारिष्ट सामान्य रूप से ना भी दिख रहा हो, और यदि अर्धयामीश और यमदंडेश का वेद पाप ग्रह के रूप में और किसी अन्य पाप ग्रह का भी वेद जन्म लग्न पर होता है, चंद्रमा पर होता है, तो उस जातक को बचपन में अरिष्ट होता है और बालारिष्ट में अल्पकाल में मृत्यु का भय रहता है। तो अर्धयामीश और यमदंडेश का निर्धारण कैसे करते हैं, आज की कक्षा में इसका विचार करेंगे। उनके फल के लिए उदाहरण के रूप में अगली कक्षा में आपके सामने प्रस्तुति दूंगा, लेकिन वर्तमान की कक्षा में हम जानना चाहेंगे कि अर्धयामीश और यमदंडेश होते कौन हैं और उनका निर्धारण कैसे करते हैं। अर्धयामीश यानी याम का आधा, याम कहते हैं एक प्रहर को। दिन में 4 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर रात्रि में होती हैं, तो उसका आधा हिस्सा उसको अर्धयामीश या यामार्धपति कहते हैं। तो दिनमान के और रात्रिमान के 8-8 भाग करके उनको क्रमशः दिन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। रात्रि का निर्धारण थोड़ा अलग होता है। और यमदंडेश जो अर्धयामीश होता है उसके कालखंड के 4 भाग कर दिए जाते हैं, 4 चरण कर दिए जाते हैं, और प्रत्येक चरण का एक ग्रह यमदंडाधिपति या यमदंडेश कहलाता है। तो यदि इन दोनों का अशुभ प्रभाव, अशुभ वेद जातक के जन्म काल में, जन्म लगन पर, जन्म लग्नेश पर या चंद्रमा पर होता है तो यह अरिष्ट कारक होता है। किस वर्ष में, किस दिन या कितने मास में जातक को अरिष्ट होगा, उसका निर्धारण इनके ज्ञान से बड़ी सफलता के साथ किया जा सकता है। तो विचार करते हैं कि इनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है जन्म काल में दिन के आधार पर। आपके सामने यहाँ सारणी दी हुई है। ऊपर की सारणी में यदि दिन में जन्म होता है तो उसके आधार पर रविवार को पहला अर्धयामीश सूर्य खुद होगा, दूसरा अर्धयामीश शुक्र होगा, तीसरा बुध होगा, चौथा चंद्रमा होगा, पांचवा शनि होगा, छठवां गुरु होगा, सातवां मंगल होगा और आठवां पुनः सूर्य ही होगा। अब रविवार को ही यदि रात्रि को जन्म होता है तो पहला स्वयं सूर्य होगा, दूसरा गुरु होगा, तीसरा चंद्रमा होगा, चौथा शुक्र होगा, पांचवा मंगल होगा, छठवां शनि होगा, सातवां बुध और आठवां स्वयं सूर्य ही होगा। तो यह सारे दिनों के जो अर्धयामीश हैं या यामार्धपति हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन इसमें एक अंतर समझने की आवश्यकता है। उसके आधार पर आप स्वयं भी इनका निर्धारण कर सकते हैं। सारणी की आवश्यकता ही आपको नहीं होगी कि पहला जो अर्धयामीश होता है दिन के जन्म काल में या रात्रि के जन्म काल में, वह उसका स्वयं का अपना होता है जो दिन का स्वामी होता है। रविवार को सूर्य, सोमवार को चंद्रमा। इसके अलावा यदि जन्म दिन में हुआ है तो हर छठवां ग्रह, जैसे सूर्य से हम गिनेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, तो छठवां दिन का जो स्वामी है
वह अर्धयामीश होगा। शुक्र के बाद छठवां दिन पड़ता है बुध का, तो बुध अर्धयामीश होगा। इसी तरह दिन के जन्म काल में अर्धयामीश तय करने के लिए पहला अर्धयामीश का स्वामी वह दिन का स्वामी स्वयं होगा, और फिर छठवें दिन के स्वामी अर्धयामीश बनते चले जाएंगे, और अंतिम अर्धयामीश का स्वामी वह पुनः स्वयं ही बन जाएगा। अब यदि हम रात्रि काल में निर्धारण करते हैं अर्धयामीश का, तो यहां थोड़ा सा अंतर है। यहां पहला अर्धयामीश दिन का स्वामी स्वयं होगा, लेकिन जो उससे अगले अर्धयामीश होंगे वो छठवें ग्रह ना होकर पांचवें ग्रह होंगे। तो सूर्य से पांचवा ग्रह हम गिनते हैं तो बृहस्पति आती हैं, तो दूसरे अर्धयामीश बृहस्पति होंगे। तीसरे अर्धयामीश जब बृहस्पति से पांचवा ग्रह लेंगे या पांचवा दिन लेंगे तो उसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो उसमें चंद्रमा अर्धयामीश होंगे। तो इस तरह से दिन के कालखंड में हर छठवें दिन का स्वामी अर्धयामीश होगा क्रम से, और रात्रि के जन्म काल में हर पांचवें दिन का स्वामी अर्धयामीश बनता चला जाएगा। इस प्रकार से आपको इस सारणी को याद करने या लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं उंगलियों पर बड़ी सरल गणना से उस अर्धयामीश को जान सकते हैं कि दिन मान के या रात्रि मान के 8 भाग कर लें, और किस भाग में जातक का जन्म हुआ है उस भाग का स्वामी जो है वह अर्धयामीश कहलाएगा। इसके बाद अर्धयामीश जितने भी टाइम का बनता है, जितने भी समय का बनता है, उसके 4 भाग कर लेते हैं, 4 चरण बना लेते हैं। उन चरणों में एक एक यमदंडेश होता है, जिसे यमदंडाधिपति भी कहते हैं। यदि वह क्रूर ग्रह होता है और उसका वेध जातक की लग्न पर होता है तो जातक के स्वास्थ्य के प्रति चिंता स्वाभाविक होती है और वह ज्यादा अरिष्ट कारक होता है। यदि दोनों का ही समावेश हो जाता है, यमदंडेश का भी और अर्धयामीश का भी, और दोनों कदाचित पाप ग्रह हों, तो स्थिति ज्यादा भयंकर हो जाए। यहाँ पर अब विचार करते हैं अर्धयामीश रविवार के जन्म के लिए यमदंडाधिपति और अथवा सोमवार के यमदंडेश का जो ज्यादा अरिष्ट कारक होता है, यदि उसका लग्न पर लग्नेश पर या चंद्रमा पर याद करने की आवश्यकता नहीं है, वेद हो जाता है। तो भी आपको एक सरल, तो यहाँ पर हम पहले विचार करते हैं ताकि रात्रि काल ही किसी भी सारणी आपके सामने दी हुई है। रविवार के लिए दंडेश और सोमवार के लिए दंडेश का, इन सारणी को भी आपको याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं है यदि एक सामान्य नियम आप समझ लेते हैं। तो रात्रि काल में जो अर्धयामीश होगा उसके 4 भाग करेंगे, तो पहले भाग का स्वामी तो अर्धयामीश ही होगा। पहले भाग का यमदंडेश अर्धयामीश स्वयं ही होगा। दूसरे भाग का जो यमदंडेश होगा वह उस दिन के स्वामी से छठवें दिन का स्वामी गिन लेंगे, जैसे सूर्य से शुक्र, शुक्र से बुध और बुध से चंद्रमा। इसी प्रकार गुरु से मंगल, मंगल से सूर्य और सूर्य से शुक्र। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। वही स्थिति रात्रि काल में भी होगी कि रात्रि काल में जो पहला अर्धयामीश होता है, तो जैसे चंद्रमा के बारे में सोमवार में हम देखते हैं तो चंद्रमा स्वयं होता है। उसके बाद उससे छठवां दिन शनि का होता है, उससे छठवां दिन गुरु का होता है और उससे छठवां दिन मंगल का होता है। तो हर छठवें दिन का स्वामी उसमें यमदंडेश या यमदंडाधिपति कहलाएगा। दिन के निर्धारण में थोड़ा सा आपको गहनता से समझने की आवश्यकता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, जितने भी ग्रह हैं इनमें 7 ग्रहों को ले लेते हैं, लेकिन इसमें 8वें ग्रह राहु को भी शामिल कर लेते हैं। तो सूर्य का 1 अंक, चंद्रमा का 2, मंगल के 3, बुध के 4, गुरु के 5, शुक्र के 6, शनि के 7 और राहु को 8 अंक दिए जाते हैं। तो इसमें भी जो पहला यमदंडेश होगा वह स्वयं अर्धयामीश ही होगा, लेकिन उसके बाद उससे जो अगला होगा उसका क्रम क्या होगा वह एक बार समझ लीजिए। जो पहला अर्धयामीश है उसका जो क्रमांक बताया गया है, जैसे सूर्य का 1 होता है तो उस क्रमांक का आधा करेंगे, और यदि वह पूर्णांक में आता है तो ठीक है, यदि वह पूर्णांक के अलग आता है
तो उसमें आधा समाप्त करके उसे पूर्णांक में ले लेंगे। तो यहां पर जैसे सूर्य का 1 अंक है, तो सूर्य के 1 अंक का आधा किया तो वह 1/2 हुआ, उसको हम त्याग देंगे तो शून्य रह जाएगा, और शून्य का मतलब है अंतिम राहु, यानी फिर हम राहु का विचार करेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा का अंक 2 है, तो 2 का आधा किया तो 1, तो चंद्रमा के बाद जो यमदंडेश होगा, अगला यमदंडेश सूर्य होगा, और सूर्य के बाद फिर राहु होगा। इसी प्रकार 4 अंक है बुध का, तो बुध का आधा करेंगे तो 2, तो बुध के बाद जो यमदंडेश बनेगा वह चंद्रमा बनेगा। इसी प्रकार 6 अंक शुक्र का है, उसका आधा करेंगे तो 3 होगा, तो शुक्र के बाद यमदंडेश मंगल बनेगा। अब 8 राहु का है, उसका हम आधा करेंगे तो राहु का 8 का आधा 4 हुआ, इसका मतलब राहु के बाद जो यमदंडेश है वह बुध बनेगा। अब देखते हैं मंगल का, क्योंकि उसका अंक 3 होता है, तो 3 का आधा करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 0.5 को त्याग देंगे, 1 को लेंगे, यानी कि मंगल के बाद सूर्य यमदंडेश होंगे। अब लेते हैं 5 नंबर बृहस्पति का है, आधा करेंगे तो 2.5 आएगा, 0.5 को त्याग देंगे तो 2 लेंगे, तो गुरु के बाद जो यमदंडेश है वह चंद्रमा बनेंगे। अब 7 नंबर शनि का होता है, उसका आधा करेंगे तो 3.5, तो 0.5 को त्याग देंगे, 3 का अंक लेंगे, तो शनि के बाद मंगल, क्योंकि 3 के स्वामी मंगल हैं, 3 का अंक मंगल का बनता है, तो शनि के बाद मंगल यमदंडेश होंगे। तो इस तरह से रविवार और सोमवार के यमदंडेश आपको यहाँ सारणी में दिखाई गई हैं। बाकी की सारणी आप इसी आधार पर स्वयं निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि सारणी दिखाना मेरा लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, आपको समझाना और आप स्वयं सारणी बना सकें, वह आपको बताना है कि यमदंडेश और अर्धयामेश का आप स्वयं बड़ी सरलता से बिना किसी जटिल गणना के निर्धारण कर सकें, ताकि किसी जातक के अरिष्टकाल के दिनों को, अरिष्टकाल के वर्षों को, अरिष्टकाल के महीनों को सरलता से जाना जा सके और उनका समय रहते उपाय या उपचार किया जा सके। क्योंकि इसमें जो अरिष्ट होते हैं वह शारीरिक अरिष्ट होते हैं, चोट चपेट, दुर्घटना, अग्नि से भय, जल से भय, मृत्यु से भय या मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाएं रहती हैं। यदि उस मास खंड में या उस दिन को या उस वर्ष खंड में जब अरिष्ट का विचार बन रहा हो यमदंडेश और अर्धयामेश के आधार पर, तो त्रिक भाव में बैठने वाले ग्रहों की, मार्केज ग्रहों की, इस तरह त्रिक भाव के स्वामियों की दिशा चल रही हों, तो वह उसके लिए मारक भी साबित हो सकती हैं। भले ही केंद्र में गुरु हो, शुभ ग्रह हो, लग्नेश लग्न में हो, अष्टमेश अष्टम में हो, जिसमें बालारिष्ट का योग दिखाई भी नहीं देता हो, तो वहाँ हम इस अर्धयामेश और यमदंडेश का वेद त्रिपता की अरिष्ट चक्र में देखकर सामान्य रूप से जान सकते हैं। तो आगे की कक्षा में एक उदाहरण के साथ मैं आपके सामने इन बातों को समझाने का प्रस्तुति देने का कोशिश करूंगा कि किस समय में, किस वर्ष में, किस महीने में, किस दिन में किसी जातक को अरिष्ट हो सकता है, जिसको हम यमदंडेश और अर्धयामेश के आधार पर देख सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।